हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित का पेपर है। ये पेपर 2024 का है, जिसमें हमने पहला पार्ट बना दिया है। 1 से 5 प्रश्नों तक का सलूशन दे दिया था। अभी ये पार्ट 2 है। तो आज हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से 10वें तक का सलूशन पढ़ेंगे। सिद्धांत ज्योतिष, थर्ड सेमेस्टर, एमए ज्योतिर्विज्ञान। तो इस पेपर में आप देख सकते हैं 1 से 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी छठवां क्वेश्चन है, भौमादि पंचग्रहों के मध्यम बिंबमान क्या है और इसका डेरिवेशन। सातवां है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। दग कर्म, अच्छ कर्म, अयन कर्म, भेद युति। आठवां प्रश्न है ध्रुवांक और सारांश पे। नवा है, एक श्लोक दिया है, चक्रे चक्रार्धिये। 10वें प्रश्न में फिर से टिप्पणियां देनी है क्रांति, क्रांतिवृत्त, व्यतिपात और व्यधृतिपात योग पर। तो पेपर चलिए शुरू करते हैं। छठवां जो प्रश्न है वो है, भौमादि पंचग्रहों के मध्यम बिंबमान क्या है। मध्यम बिंबमान से अंगुलात्मक बिंबमान ज्ञात करने की विधि क्या है। जो अंगुलात्मक की है वही कलात्मक की है। यदि आप कलात्मक कर देते हैं तो उससे हम अंगुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों का डेरिवेशन सेम है। तो ग्रहों के मध्यम बिंबमान। ग्रह स्थूल रूप से नग्न आंखों से जैसे दिखते हैं, उनकी उसी साइज को मध्यम बिंबमान कहते हैं। पंच तारा ग्रहों के मध्यम बिंबमान निम्नलिखित है। मतलब आप नंगी आंखों से जैसे आकाश में ग्रहों को देखते हैं और जितने वो गोल की व्यास के नजर आते हैं, वही को हम मध्यम बिंबमान कहते हैं। तो पंच तारा क्रम से देखे बने हुए हैं। सूर्य चंद्र के अलावा जो ग्रह हैं, सूर्य चंद्र के अलावा जो ग्रह हैं उनको हम पंच तारा कहते हैं। और राहु केतु इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो उनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, वो सिर्फ छाया ग्रह हैं। इसीलिए पंच तारा का मतलब बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि होता है। तो बुध का जो बिंबमान है वो 6-15 है। 6-15 का मतलब कला विकला, 6 कला 15 विकला। इसी तरह से शुक्र का 9 कला है, मंगल का 4-45, 4 कला 45 विकला, गुरु का 7-15 अर्थात 7 कला 15 विकला, शनि का 5-15। तो ये इनके पंचतारा बिंबमान है और ये आपको याद होने चाहिए। पांचों का इसी तरह से गोले के अंदर उनके नाम लिख के उनका कलात्मक मान लिखना होगा। मध्यम बिंबमान से स्पष्ट बिंबमान का आनयन कैसे करते हैं, अर्थात डेरिवेशन कैसे करते हैं। ग्रहों के इन मध्यम बिंबमान कलाओं को उनके त्रिज्या और शीघ्रकरण के अंतर से गुणा करते हैं। फिर उनके अंतरफल को शीघ्र अंतरफलज्या के 3 गुणे से विभक्त करने से प्राप्त फल को पृथकस्थ इन मध्यम मानों में यदि त्रिज्या से शीघ्रकरण अल्प हो तो युद्ध करने से तथा अधिक हो तो घटाने से स्पष्ट बिंब कला प्राप्त होती है। तो ये पूरा मैथमेटिक्स बता दिया। अभी इसका फार्मूला हम डेरिवेशन कर देते हैं। अब ये जो त्रिज्या और शीघ्रकरण के बीच में 3 रिलेशन होते हैं, त्रिज्या और शीघ्रकरण। त्रिज्या कभी कभी शीघ्रकरण के बराबर होती है, कभी त्रिज्या शीघ्रकरण से बड़ी भी होती है और कभी त्रिज्या शीघ्रकरण से छोटी भी होती है। अब इन तीनों रिलेशन से क्या मिलता है। मंद स्पष्ट ग्रह का जब त्रिज्या तुल्य शीघ्रकरण होता है अर्थात दोनों बराबर होते हैं, तब वह अपनी मध्यम दूरी स्थान पर स्थित होने से उसका बिंबमान मध्यम होता है। यहां पर त्रिज्या और शीघ्रकरण बराबर होते हैं। दूसरा, त्रिज्या से अल्पकर्ण अर्थात त्रिज्या कर्ण से बड़ा है होने पर वह पृथ्वी के समीप स्थित होने से उसका बिंब उपचित अर्थात बड़ा होता है। अर्थात जो मध्यम बिंबमान है उससे बड़ा नजर आता है क्योंकि त्रिज्या कर्ण से बड़ी है। तीसरा, त्रिज्या से अधिक शीघ्र कर्ण होने पर वह ग्रह पृथ्वी से दूर स्थित होने से उसका बिंब अपचय अर्थात छोटा होता है। तो जो उनका बिंब होता है जिसका मध्यम बिंबमान कहते हैं उससे भी छोटा नजर आता है यदि त्रिज्या से अधिक शीघ्र कर्ण है। तो ये 3 केस बनते हैं। जब दोनों बराबर हों तभी बिंबमान मध्यम होता है, बाकी के केस में या तो बड़ा होगा या छोटा होगा।
अभी जो हमने ऊपर बताया कि ग्रहों की मध्यम विमान कलाओं को उनके त्रिज्या और शीघ्र के अंतर से गुणा करके, अब इसको यहाँ पे फार्मूले में हम लिख रहे हैं। जो लैंग्वेज थी उसको फार्मूले में कन्वर्ट किया कि उनके मध्यम विमान को हम गुणा करेंगे किससे? त्रिज्या और शीघ्रकरण के अंतर मान से, जो उनका अंतर मान होगा, डिवाइडेड बाई, फिर उसको शीघ्र अंतर फलज्या के तिगुने से भाग देंगे, प्राप्त फल मिलेगा। अब ये प्राप्त फल को जोड़ेंगे या तो फिर घटाएंगे, किसमें? जो शुरुआत का मध्यम बिंबमान है, तो हमें स्पष्ट बिंब मिलेगा कलात्मक। अब जोड़ेंगे कब? जब त्रिज्या बड़ी होगी शीघ्रकरण से। और घटाएंगे कब? जब त्रिज्या छोटी होगी शीघ्रकरण से। तो ये आपका पूरा फार्मूला हुआ मध्यम बिंबमान गुणे अंतरफल। किसका अंतरफल? त्रिज्या और शीघ्रकरण का। और इन गुणनफल से जो प्राप्त फल होगा उसको 3 गुणे शीघ्र अंतर फलज्या से गुणा करेंगे और प्राप्त फल को फिर मध्यम बिंबमान में जोड़ते या घटाते हैं और इससे आपको स्पष्ट बिंबमान कलात्मक प्राप्त होता है। अंगुल पूछे तो आप अंगुल में कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूले से। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है दक कर्म, फिर अच्छ कर्म, अयन कर्म और भेद युति। तो दक कर्म क्या है? दक कर्म भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण गणितीय समायोजन है अर्थात एडजस्टमेंट है। इसका उपयोग किसी खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या सूर्य की वास्तविक आकाशीय स्थिति अर्थात सेलेस्टियल पोजीशन की गणना करने के लिए किया जाता है, जिसे किसी विशेष स्थान या परीक्षक द्वारा देखा जा सकता है। अब पृथ्वी के भिन्न भिन्न हिस्सों से एक ही ग्रह देखने पर भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा सही है, इसके लिए तक कर्म करना पड़ता है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या निकालना है। सरल शब्दों में यह एक ऐसा सुधार है, करेक्शन है, जो कि पृथ्वी के दैनिक घूर्णन अर्थात डेली रोटेशन के कारण किसी ग्रह के क्षितिज अर्थात होराइजन या मेरिडियन के सापेक्ष उसकी स्पष्ट स्थिति एपरेंट पोजीशन में होने वाले बदलावों को समायोजित करता है। दक्कर्म के 2 मुख्य प्रकार हैं, देशांतर दक्कर्म, यह पृथ्वी पर देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड में अंतर के कारण समय और स्थान के प्रभाव को ठीक करता है। दूसरा है अक्षांश दिक्कर्म, यह पृथ्वी पर अक्षांश के कारण होने वाले दृश्य परिवर्तन को ठीक करता है, जिससे यह निर्धारित होता है कि ग्रह अपनी क्षितिज पर कैसे दिखाई देगा। यह विधि पारंपरिक भारतीय पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं, विशेषकर लग्न अर्थात असेंडेंट और भाव अर्थात हाउसेस निर्धारित करने में सटीकता के लिए आवश्यक है। अर्थात सटीक मान, ग्रह का सटीक या स्पष्ट कहां पे है, यह पता होने पर ही आप पंचांग बना सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं और जो भाव होते हैं वहां पे सही राशि लगेगी। जो दूसरी टिप्पणी लिखनी थी वो है आच्छ दक्कर्म, मतलब दक्कर्म में भी एक टाइप है आच्छ दक्कर्म, इसे हम अक्षांश दिक्कर्म भी कहते हैं। तो अक्षांश दिक्कर्म क्या होता है? भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में एक विशिष्ट गणितीय सुधार या करेक्शन है। यह दक्कर्म के 2 प्रमुख घटकों में से एक है। देशांतर और अक्षांश में से ये अक्षांश वाला है, तो इसे हम आक्ष दक्कर्म कहते हैं। यह दक्कर्म 2 प्रमुख घटकों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी ग्रह की स्थानीय आकाशीय स्थिति को उस स्थान के अक्षांश के अनुसार सटीक बनाना है जहां से उसे देखा जा रहा है। अब अक्षांश या आक्ष दक्कर्म की मुख्य बातें क्या है? नंबर 1, अक्षांश का प्रभाव। पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर झुकी हुई। जब कोई प्रेक्षक भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ता है तो खगोलीय पिंडों के उदय और अस्त होने का समय और क्षितिज पर उनकी स्थिति बदल जाती है। दूसरा क्या है मुख्य बात? गणितीय समायोजन। अक्षांश या अक्ष दिक्कर्म इस भौगोलिक अक्षांश आधारित भिन्नता को ठीक करने के लिए लागू किया जाता है। यह ग्रह के स्पष्ट स्थान एपरेंट पोजीशन को उसके वास्तविक स्थानीय रूप से देखे गए स्थान के करीब लाता है। इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है? ज्योतिषीय गणनाओं में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे कि नंबर 1, लग्न निर्धारण या असेंडेंट कैलकुलेशन। यह स्थानीय क्षितिज पर उदय हो रही राशि के सटीक अंशों की गणना के लिए आवश्यक है। दूसरा, भाव या कुंडली निर्माण। सटीक भाव विभाजन के लिए आक्ष दक्कर्म का उपयोग किया जाता है, क्योंकि घर के
कस्प क्या होते हैं? सीमा रेखा को संदर्भित करता है। जहां एक ज्योतिषीय भाव समाप्त हो जाता है और अगला भाव शुरू होता है, उसे कस्प कहते हैं। ये स्थानीय अक्षांश से प्रभावित होते हैं। संक्षेप में, अक्ष या अक्षांश दक्कर्म यह सुनिश्चित करता है कि ज्योतिषीय कुंडली, जिसे हम होरोस्कोप कहते हैं, व्यक्ति के वास्तविक जन्म स्थान के खगोलीय परिदृश्य को सटीक रूप से दर्शा। आयन दक्कर्म। तो आयन दक्कर्म भारतीय ज्योतिष में उपयोग होने वाला एक अन्य खगोलीय सुधार या करेक्शन है। आयन शब्द, जैसा कि यह दर्शाता है, सूर्य के स्पष्ट मार्ग के साथ जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से जब विषुवांश इक्विनॉक्सेस की बात की जाती है। आयन दक्कर्म का मुख्य उद्देश्य खगोलीय पिंडों की स्थिति को दो अलग अलग संदर्भ प्रणालियों के बीच समायोजित करना है, जो भारतीय ज्योतिष में उपयोग की जाती है। आयन एक पद्धति होती है निर्यन प्रणाली, श्रेरियल्स। यह निश्चित सितारों को संदर्भ बिंदु मानती है। अधिकांश पारंपरिक भारतीय ज्योतिष इसी प्रणाली को उपयोग करते हैं और इसमें पृथ्वी के अयनांश को नहीं मानते हैं। यहाँ हम, क्योंकि स्टार फिक्स होते हैं, स्टार में जो परिवर्तन आता है वो इतने ज्यादा बड़े काल के बाद आता है कि उसको हम स्थिर मानते हैं। दूसरा, सायन प्रणाली, इसे हम ट्रॉपिकल सिस्टम कहते हैं। यह संदर्भ बिंदु के रूप में वसंत विषुव या वर्नल इक्विनॉक्स के गतिशील बिंदु का उपयोग करती है। अर्थात पृथ्वी का जो वर्नल वसंत संपात बिंदु है, दोनों संपात बिंदु अपनी 0 पॉइंट से हट जाते हैं। अभी 25 डिग्री शिफ्ट हुआ है, ये मैक्सिमम 27 डिग्री तक जाता है। तो साइन प्रणाली में ये जो चेंजेस आते हैं, पृथ्वी के एक्सिस का परिवर्तन, उसको हम लेते हैं, ना कि यहाँ पे हम निश्चित तारों को। तो निर्यण प्रणाली में हम निश्चित तारों, फिक्स स्टार को लेते हैं, और इसमें पृथ्वी का जो शिफ्टिंग है, पेंडुलम की भांति घूम रही है, उसका एक्सिस बदलता है, उसको नहीं मानते हैं। और साइन प्रणाली में सितारों को ना लेके हम यहाँ पे पृथ्वी की जो एक्सिस है, जो कभी राइट साइड को मूव करती है 27 डिग्री, कभी लेफ्ट साइड को, इसमें हजारों साल लगते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम मानते हैं। तो आयन दक्कर्म की मुख्य बातें क्या है? आयन चलन, प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस, पृथ्वी की धुरी के धीमे डगमगाने या वॉबल के कारण वसंत विषुव का बिंदु, जो हर साल क्रांति वृत्त पर थोड़ा पीछे खिसकता है, इस घटना को आयन चलन या विषुव आयन कहा जाता है। सुधार का उद्देश्य आयन दक्कर में इस आयन चलन के कारण होने वाले अंतर को गणितीय रूप से समायोजित करता है, या किसी ग्रह की निर्यण स्थिति अर्थात स्थिर सितारों के सापेक्ष को सायन स्थिति अर्थात गतिशील विषुव बिंदु के सापेक्ष में या इसके विपरीत बदलने में मदद करता है। तीसरा, ज्योतिषीय प्रासंगिकता, यह सुधार कुछ विशिष्ट गणनाओं और पंचांग निर्माण के लिए अति आवश्यक है। चौथा, यह सुनिश्चित करता है कि गणनाएं सही खगोलीय निर्देशांकों के साथ की जाए, चाहे ज्योतिषी सायन या निर्णय प्रणाली का पालन कर रहा हो। संक्षेप में, यदि आप निर्णय कुंडली को सायन प्रणाली में या किसी अन्य खगोलीय घटना के लिए परिवर्तित करना चाहते हैं जिसमें संदर्भ बिंदुओं का अंतर है, तो आयन दक्कर्म का उपयोग इस रूपांतरण को सटीक बनाने के लिए किया जाता है। तो टिप्पणी में जो दाब भेद युति है, तो भेद युति क्या होता है? ग्रहों की भेद युति भारतीय ज्योतिष की एक अत्यंत विशिष्ट और तकनीकी खगोलीय घटना है, जिसे सामान्य भाषा में ग्रह युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहां भेद का अर्थ है छेदन या पार करना, और युति का अर्थ है संयोजन और कंजंक्शन। तो भारतीय ज्योतिष में भेद युक्ति या ग्रह युद्ध का अर्थ क्या है? जब दो ग्रह खगोलीय क्रांति वृत्त पर एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड में अंतर केवल 1 डिग्री या उससे भी कम रह जाता है, तब यह माना जाता है कि उनके बीच युद्ध या भेद युति हो रही है। यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना है, जिसके ज्योतिषीय विश्लेषण में गहरे निहितार्थ होते हैं। और यह आप कुंडली में देख सकते हैं कि दो ग्रह बैठे हैं, दोनों का अंशात्मक मान लगभग बराबर है, क्योंकि उनके बीच में मुश्किल से 1 डिग्री या आधे डिग्री का अंतर है। तो इसके मतलब वो आसमान में उस समय जब जन्म हो रहा था, तो उसी सीध में दोनों ग्रह थे। देखने पे वो लगभग एक दूसरे के पीछे थे, क्योंकि इनके बीच का 1 डिग्री इतना कम होता है कि वो एक दूसरे के पीछे थे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। यहाँ पे हम ग्रहण वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ग्रहण राहु और केतु के द्वारा
सूर्य और चंद्र पर लगता है। ग्रहों पे ऐसा नहीं है, पर स्थिति लगभग वही है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को ढक रहा है, क्योंकि 1 डिग्री का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसी को भेद युद्ध कहते हैं, ग्रह युद्ध कहते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह एक साथ कुंडली में, एक ही हाउस में है, और अंशात्मक डिफरेंस बहुत कम। भेद वर्ड इसलिए लगा रहे हैं कि देखना, भेदन कहते हैं, चक्षु भेदन, आंख से जब हम देख रहे हैं और हमें युति नजर आ रहे हैं, इसी को भेद युति कहते हैं। अब इसका ज्योतिषी प्रभाव और विश्लेषण क्या होगा? नंबर 1, शक्ति का निर्धारण। ग्रह युद्ध की स्थिति में यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा ग्रह विजयी हुआ और कौन सा पराजित, क्योंकि दोनों की ताकत एक साथ आ रही है, उसमें से एक ही का असर इंसान को प्रतीत हो। दूसरा, विजयी ग्रह के मापदंड। भाई हम यह कैसे डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा ग्रह विजयी होगा? पहला मापदंड का तरीका, उत्तर दिशा। सामान्य नियम के अनुसार जो ग्रह क्रांति वृत्त के उत्तर में स्थित होता है, यानी जिसकी अक्षांश स्थिति अधिक उत्तरी होती है, उसे विजयी माना जाता है। मतलब दोनों ही उत्तर है, पर जिसका अधिक उत्तर मान हो उसे विजयी माना जाता है। दूसरा बी तरीका अन्य नियम के अंतर्गत आता है। कुछ परंपराओं में जो ग्रह पश्चिम की ओर बढ़ रहा हो या जो अधिक चमकीला होता है, उसे भी विजयी माना जाता है। अब ज्योतिषी प्रभाव में तीसरा, पहला था शक्ति का निर्धारण, दूसरा था विजयी ग्रह के मापदंड, तीसरा है फल कथन। प्रोडिक्शन में कैसे यूज करते हैं? तो प्रोडिक्शन में पहला पार्ट है पराजित ग्रह। युद्ध में पराजित या कमजोर हुआ ग्रह अपनी नैसर्गिक या प्राकृतिक और भावेश अर्थात भाव का स्वामी, घर के ग्रह स्वामी के रूप में विशेषताओं के अनुसार नकारात्मक या कमजोर परिणाम देता है। अर्थात पराजित ग्रह उस हाउस का स्वामी हो या किसी और अन्य हाउस का हो, जहां का भी स्वामी होगा उसके फल कम देगा, कमजोर हो जाने के कारण, पराजित होने के कारण, और नकारात्मक फल ज्यादा देगा। विजयी ग्रह जिस हाउस में है उसका भी फल अच्छा करेगा, और जहां उसकी दोनों राशियां लगी हैं उनके भी फल अधिक, क्योंकि वो विजयी ग्रह है। तो विजयी ग्रह के प्रभाव मजबूत और कभी कभी हावी होते हैं, लेकिन चूंकि वहां युद्धरत अवस्था में है, इसलिए उसके प्रभाव भी सामान्य युति से भिन्न होते हैं, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी खर्च हो रही है युद्ध में, ग्रहों के बीच युद्ध में। फल कथन में तीसरा क्या, तीव्रता। यह घटना जिस भाव या घर में होती है उस भाव से संबंधित मामलों में जीवन में अत्यधिक तनाव, संघर्ष या तीव्र परिणाम देखने को मिलते हैं। मतलब जिस भी हाउस में है, अब 2 ग्रह हैं एक साथ बैठे हैं, तो उस हाउस के फलों में तनाव तनाव क्यों आता है? क्योंकि संघर्ष है, जिंदगी में संघर्ष आ जाता है उस हाउस के फलों में, तो जिंदगी तनाव से भरपूर हो जाती है, और कुछ हद तक तीव्रता भी देखी जाती है, और तीव्रता अच्छी चीज नहीं होती है, दुर्घटना का कारण होती है। शिक्षा के हाउस है तो शिक्षा का दुर्घटना मतलब शिक्षा का ब्रेकडाउन, बीच में टूट जाना है। जैसा भी हाउस होगा उसके फलों में गिरावट आएगी। किन ग्रहों के बीच संभव है ये युति? ग्रह युद्ध केवल बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ठीक है, सूर्य चंद्रमा इसमें शामिल नहीं होते हैं। कुल मिला के जब जैसा हम युति के या जैसे हमने बिंबवान के लिए पढ़ा, 5 तारा ग्रहों के बीच में ही संभव है, क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस है। राहु केतु का फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इसलिए वो इसमें सम्मिलित नहीं है। और दूसरा, सूर्य और चंद्र को भी नहीं माना जाता है, ये दोनों जनक माने जाते हैं, जन्म देने वाले ग्रह। तो ग्रह युद्ध केवल बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, 5 तारा ग्रहों के बीच में ही संभव है, ना ही सूर्य, ना ही चंद्र और ना ही राहु केतु। संक्षेप में ग्रहों की भेद युति एक विशेष प्रकार की घनिष्ठ युति है जो 2 ग्रहों के बीच तीव्र संघर्ष और शक्ति असंतुलन का संकेत देती है। अब हम 8वां प्रश्न देखेंगे, 2024 के प्रश्न पत्र सिद्धांत ज्योतिष। तो ध्रुवांक और सारांश को परिभाषित कीजिए। किन्हीं 9 अर्थात 9 नक्षत्रों के ध्रुवांक तथा सारांश का सचित्र वर्णन भी आपको करना। 9 अर्थात 9। तो ध्रुवांक और सारांश क्या होते हैं? ध्रुवांक और सारांश भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण घटिकीय गणितीय घटक हैं, जिनका उपयोग ग्रहों की सटीक आकाशीय स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। देखिए, सटीक आकाशीय स्थिति निर्धारित करना, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को एकदम स्पष्ट निर्धारित करने के लिए भुज और कोटि का उपयोग करते हैं।
एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। उसी तरह से इस ब्रह्मांड में किसी ग्रह या तारे की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हम कुछ भुज और कोटि के जैसे ही ध्रुवांक तथा सारांश उनको बोलते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। तो ध्रुवांक और सारांश भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण गणितीय घटक हैं, जिनका उपयोग ग्रहों की सटीक आकाशीय स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ध्रुवांक क्या है? ध्रुवांक शब्द ध्रुव, स्थिर बिंदु या ध्रुव तारा से बना है, और अंक संख्या या मान से मिलकर बना। अर्थ क्या है? यह किसी खगोलीय पिंड या ग्रह की स्थिति को मापने के लिए एक संदर्भ मान है, या अनिवार्य रूप से क्रांति वृत्त के साथ एक निश्चित बिंदु से ग्रह की कोणीय दूरी है। उद्देश्य क्या है? भारतीय ज्योतिष में पंचांग गणना, विशेष रूप से तिथि नक्षत्र और योग की गणना के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निकालने हेतु ध्रुवांक की आवश्यकता होती है। यह उस मूलभूत देशांतर या लॉन्गिट्यूड को स्थापित करता है जिससे आगे की गणनाएं शुरू होती है। देशांतर जनरली हम जो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो कहां से लेते हैं? संपात बिंदु से क्रांति वृत्त पे चलते हुए उस बिंदु तक जाते हैं जिस बिंदु के सामने वो ग्रह या तारा उपस्थित है। तो संपात बिंदु से क्रांति वृत्त पे वो पॉइंट जो उस ग्रह या तारा के ठीक नीचे आता है, उसको हम ध्रुवांक कहते हैं। सारांश क्या है? सारांश शब्द सर, जैसे हम सेलेस्टियल या आकाशीय सर की बात करते हैं, वही चीज यहां पे है। सेलेस्टियल लेटिट्यूड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसी शब्द से बना हुआ, सर से बना सारांश है। तो सारांश शब्द सर, झुकाव या अक्षांश, और अंश या डिग्री से मिलकर बना। इसे क्रांति अक्षांश, सेलेस्टियल लैटिट्यूड भी कहते हैं। ये एकदम सर के जैसा ही, जैसे हम लोग सर पढ़ते हैं कि चंद्रमा का सर और सूर्य का सर जब 0 हो जाता है, दोनों का 1 हो जाता है, तभी ग्रहण की संभावना होती है। वही उसी को सारांश कहते हैं। अर्थात सर का अंश, सर का अंशात्मक झुकाव डिग्री में। इसका अर्थ क्या है? यह किसी ग्रह के अक्षांश या लैटिट्यूड का माप है। यह मापता है कि कोई ग्रह क्रांति वृत्त या इक्लिप्टिक, जिस पर सूर्य गतिमान है, तो इस क्रांति वृत्त नामक मुख्य आकाशीय मार्ग से उत्तर या दक्षिण में कितना विचलित है, कितना ऊपर या कितना नीचे है क्रांति वृत्त से। जनरली इसको निकालने के लिए हम ग्रह या तारे से क्रांति वृत्त पर लंब डालते हैं। यही लंब की ऊंचाई उत्तर ऊपर की तरफ या दक्षिण नीचे की तरफ कितना है, उसी को हम सर कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अधिकांश ज्योतिषीय गणनाएं, जैसे भाव, कस्प या लग्न, भाव का मतलब होता है भाव की जो बाउंड्री है, उसी को हम कस्प कहते हैं। तो अधिकांश ज्योतिषीय गणनाओं में भाव या कस्प या लग्न केवल देशांतर पर आधारित है। जैसे लेकिन सटीक खगोलीय स्थिति, विशेषकर ग्रहण की गणना या जब अक्ष दक्रम जैसे सुधारों को लागू किया जाता है, उसके लिए अक्षांश आवश्यक है, अर्थात सर का भी जानना जरूरी है। तो सारांश यह सुनिश्चित करता है कि ग्रह की त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल अंतरिक्ष में सही स्थिति दर्ज की जाए। तो ध्रुवांक और सारांश का उपयोग होता है। ध्रुवांक को हम देखते हैं कि संपात बिंदु से इक्लिप्टिक या क्रांति वृत्त पे कितनी दूर, और सारांश से हम देखते हैं कि उस क्रांति वृत्त से कितना ऊपर या नीचे वो ग्रह है। तो इस तरह से हमें एक्स एंड वाई एक्सिस पे हमें भुज और कोटि मिल जाते हैं, एब्सिसा एंड या ऑर्डिनेट मिल जाते हैं। संक्षेप में ध्रुवांक ग्रह का देशांतर या लॉन्गिट्यूड निर्धारित करता है क्रांति वृत्त पर। सारांश ग्रह का अक्षांश या लैटिट्यूड निर्धारित करता है क्रांति वृत्त से ऊपर की तरफ अर्थात उत्तर, या नीचे की तरफ दक्षिण, विचलन अर्थात शिफ्ट। ये दोनों मान मिलकर किसी भी ग्रह का सही आकाशीय निर्देशांक प्रणाली बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, जो सटीक कुंडली निर्माण और भविष्यवाणियों की नींव है। इसी प्रश्न में आपसे यह भी पूछा गया है कि नव नक्षत्रों के ध्रुवांक तथा सारांश का सचित्र वर्णन कीजिए। अर्थात 9 नक्षत्रों के मान आपको लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में, फिर उसका चित्र में वर्णन भी करना है। तो चलिए देखते हैं। नक्षत्रों के ध्रुवांक तथा सर तालिका ये बनी हुई है। एक तरफ हमने ध्रुवांक लिखे, एक तरफ उसके सर के अंक लिखे, सरमान लिखा। तो नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। तो ध्रुवांक का मान देखें, अश्विनी का जो ध्रुवांक है वो 0 राशि 8 अंश, कला
अर्थात संपात बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं, तो जीरो राशि हम लिख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत मेष राशि के प्रथम बिंदु अर्थात संपात बिंदु से है, इसलिए मान जीरो हो जाएगा। संपात बिंदु को जीरो बोलते हैं राशि के मान में। और फिर प्रथम राशि में ही 8 डिग्री तक अश्विनी नक्षत्र है। इसका सर कितना है? 10 डिग्री उत्तर, अर्थात क्रांति वृत्त पे ये 8 डिग्री के ऊपर 10 अंश ऊपर है। तो हम इस अश्विनी नक्षत्र से जब लंब डालते हैं क्रांति वृत्त, तो लंब का मान 10 डिग्री आता है। और उत्तर लिखा है तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में है ये। इसी तरह से भरणी का मान दिया है 0 से 20, अर्थात उसी संपात बिंदु 0 से लेके 20 डिग्री। अब 0 से 8 तक तो अश्विनी है, तो इसके मतलब 8 के आगे से लेके 20 तक, तो 20 - 8 बराबर 12 डिग्री की चौड़ान जो है भरणी नक्षत्र की है। तो जो भरणी के तारे हैं वो 8 डिग्री से लेके 20 डिग्री अर्थात 12 डिग्री इनकी रेंज है क्रांति वृत्त पे। और ये भी उत्तर की तरफ 12 डिग्री ऊंचाई पे है, उत्तर की तरफ, क्रांति वृत्त से ऊपर की तरफ। इसी तरह कृतिका कहा है एक राशि पूर्ण करके, अर्थात एक राशि पूर्ण करने के बाद 7 डिग्री 28 मिनट तक। तो कृतिका का मान क्या आएगा? 20 डिग्री के आगे से लेके, अब 1 डिग्री 7 मिनट का मतलब हुआ 30 धन 7 बराबर 37 डिग्री। तो 20 डिग्री से आगे 37 डिग्री 28 मिनट। और ये भी कितनी ऊंचाई पे है? 4 डिग्री 30 मिनट, 4.5 डिग्री उत्तर। अब रोहिणी क्या है? ये क्रांति वृत्त से नीचे है, क्योंकि ये दक्षिण लिखा 4 डिग्री 30 मिनट, 4.5 डिग्री नीचे है। तो इस तरह से हम ये मान याद करेंगे। कहां तक? ये देख लीजिए आप, अश्विनी से शुरू करेंगे, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, क्योंकि 9 बोला ना, तो 9 नक्षत्रों के मान आप याद कर लें। ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, प्लीज आप लोग टेबल से याद कर लें। इसके बाद आता है इसको चित्र में सचित्र वर्णन करना है। देखिए ये बना है हमारा गोल सेलेस्टियल, ये पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी के सापेक्ष उसके ही पैरेलल हम लोग जो गोले का निर्धारण करते हैं, जिसमें सारे तारे हैं, सारे ग्रह हैं, ये वह है। इसीलिए इसमें उत्तर ध्रुव बना है और उत्तरी कदम्ब भी बना है। ठीक। और यहां पे हमने क्रांति वृत्त बनाया है, क्योंकि क्रांति वृत्त पे ही हमें ध्रुवांक का निर्धारण करना है। तो इस क्रांति वृत्त में आप देखते हैं एक संपात बिंदु होता है, जिसे 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। यहीं पे मेष राशि की शुरुआत होती है, और ये मेष राशि 30 डिग्री यहाँ पे पूर्ण हुई, 1 नंबर राशि लिख दिया। 0 से 1 राशि पूर्ण हुई, फिर 1 से 2 राशि पूर्ण हुई, 60 डिग्री पूरा हुआ। फिर 2 से तीसरी राशि यहाँ पूर्ण हुई, 90 डिग्री। ठीक, क्योंकि एक राशि का मान 30 डिग्री। अब यहाँ पे तीसरी राशि मिथुन पूरी हुई और कर्क की शुरुआत हुई। तो मिथुन, मिथुनांत जिसे बोलते हैं, और कर्क की शुरुआत हुई, तो इस पॉइंट पे जाके सूर्य का क्रांतिमान सबसे ज्यादा होता है 24 डिग्री। और यहीं पे जाके सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता है। ये वही पॉइंट है, मिथुनांत इसे बोलते हैं। तो 90 डिग्री सूर्य चढ़ चुका है। ठीक है। अब इसी में हमें बताना है, जैसे अश्विनी का मान 0 से 8 डिग्री है, तो 0 से शुरू के 8 डिग्री के बीच में ये तारा उपस्थित है। क्रांति वृत्त पे इसकी लंबाई 0 से 8 डिग्री, ये इसका लंबाई नहीं, इस रीजन में ये तारे हैं, तारों का ग्रुप है अश्विनी। तो 0 से 8 के बीच में तारे हैं। लेकिन अब ये तारे क्रांति वृत्त के ऊपर यहाँ पे हैं या क्रांति वृत्त के नीचे यहाँ पे हैं, वो टेबल से आपने देखा था ना, ये मान 10 डिग्री उत्तर। तो यहाँ इस डायग्राम में अब जहां ये 0 से 8 लिखा है, इस पूरे रीजन में 10 डिग्री ऊपर जाएं और यहाँ पे ये तारामंडल नजर आएगा अश्विनी का। उसी के बाद फिर भरणी 8 डिग्री के बाद से शुरू होता है और 20 डिग्री तक जाता है, और इसका भी उत्तर में यहीं कहीं ऊंचाई पे था मान, वो आपको याद करना।
और इस तरह से आप 1 2 3 हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, 0 से 8 अश्विनी, फिर 20 पे जाके भरणी पूर्ण हो जाता है, फिर 20 के बाद शुरुआत होता है कृतिका और 1 डिग्री 7 मिनट पर ये पूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद अन्य, अन्य को यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, टेबल पे हमने लास्ट यहाँ पे लिख दिया है, कि लास्ट नहीं है, मतलब बीच का एक एग्जाम्पल दे दिया, जो कि दक्षिणायन सूर्य वाली रेखा पे है। हस्त का मान दे दिया है, हस्त का मान डिग्री में दे दिया है, 5 राशि 5 डिग्री से शुरू होके 5 राशि 20 डिग्री पे हस्त पूर्ण होता है, ये इसकी रेंज है। 5 राशि 5 डिग्री से लेके 5 राशि 20 डिग्री तक। तो देखा जाए तो 15 डिग्री इसका ध्रुवांक मान है। चलिए, सचित्र वर्णन भी हो गया। अब हम 9वें श्लोक को देखते हैं। निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या कीजिए। चक्र चक्रार्ध च व्यनांशेर्कस्य गोल संधि स्यात् एवं त्रिभे च नवभि अयन संधि व्यन भागेश्य। उत्तर क्या है? यह श्लोक भारतीय खगोल विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन करता है, जो सूर्य की स्पष्ट गति और वर्ष के महत्वपूर्ण मोड़ों, जिन्हें गोल संधि, सूर्य का गोलार्ध बदलना कहते हैं, उन संधियों के बारे में बता रहा। और अयन संधि अर्थात जब सूर्य अयन बदलता है, उन संधियों के बारे में भी इस श्लोक में बताया गया है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब सूर्य गोल बदलता है, गोल कब बदलता है? संपात बिंदु पे। और अयन बदलता है, ये कब आता है? जब सूर्य अपनी सबसे ज्यादा क्रांति 24 डिग्री पे होता है, चाहे वो उत्तर की हो या दक्षिण की हो, तब ये अयन बदलता है। उत्तरायण से दक्षिणायन या दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। तो उस चीज को यहाँ श्लोक में बताया गया। चक्र चक्रार्धे, पूरा चक्कर लगाने में सूर्य किन महत्वपूर्ण बिंदुओं से पास होता है? 2 गोल संधियां, जब सूर्य गोलार्ध बदलता है, और 2 अयन संधियां, जब सूर्य अयन बदलता है, उत्तरायण से दक्षिणायन या दक्षिणायन से उत्तरायण। चलिए, एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। पहली लाइन जो है, चक्रे चक्रार्धे च व्यनांशे अर्कस्य। अर्क किसे कहते हैं? अर्क संस्कृत में, संस्कृत नाम है, सूर्य की बात करते हैं। अर्क मतलब सूर्य। गोल संधि स्यात्, अर्थात यहाँ गोल संधि की बात कर रहे हैं। चलिए, एक एक शब्द देखते हैं। चक्र, चक्र अर्थात राशि चक्र का पूरा चक्र 360 डिग्री। चक्रार्धे, चक्र का आधा भाग 180 डिग्री। च मतलब और, व्यनांश से, व्ययन अर्थात अयन धन व्यय, कितना अयन हो चुका है, बीत चुका है, या अयन भाग में, जिसका यहाँ तात्पर्य 0 डिग्री से है, जो कि निर्यन प्रणाली के अनुसार मेष राशि का आरंभ पॉइंट है। अर्कस्य, अर्क का मतलब सूर्य, भगवान सूर्य का नाम है, तो सूर्य का। गोल संधि, गोलार्ध का मिलन या परिवर्तन स्थान, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण में जाना या दक्षिण से वापस उत्तर में आना, इसको हम गोल संधि बोलते हैं। स्यात् का मतलब होता है, अर्थात सूर्य जब 0 अर्थात मेष की शुरुआत, फिर 180 डिग्री तुला की शुरुआत, और 360 डिग्री वापस 0 पर होता है, तब गोल संधि होती है। ठीक है, मतलब गोल संधि कब होती है, ये बताया गया है। ये बिंदु क्रमशः वसंत विषुव अर्थात वर्नल, इसको हम वसंत संपात भी कहते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स, और शरद विषुव या शरद संपात, ऑटमनल इक्विनॉक्स के खगोलीय क्षण हैं, जब सूर्य भूमध्य रेखा को पार करता है और अपना गोलार्ध बदलता है। इसको यहाँ चित्र में हमने दर्शा दिया है। देखिए, सूर्य चल रहा है क्रांति वृत्त पे, और ये जो है, ये नाड़ी वृत्त है। नाड़ी वृत्त हमारे पृथ्वी के विषुवत रेखा के समानांतर है, और जिसपे सूर्य चल रहा है वो मेरा क्रांति वृत्त है। दोनों एक दूसरे को जहां पे काटते हैं, उसको हम संपात बिंदु कहते हैं। 2 ही संपात बिंदु हैं। एक जो पड़ता है जब उत्तरायण सूर्य होता है और मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करता है, तो जो कटान बिंदु होता है उसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, बसंत संपात। उसी तरह से ऑटम इक्विनॉक्स होता है, शरद संपात, जब सूर्य दक्षिणायन है और कन्या से तुला राशि में प्रवेश कर रहा है, तो संपात बिंदु है। तो ये यहाँ पे गोल का बदलाव होता है। मीन से मेष में जाता है तो उत्तर, दक्षिणी गोल से उत्तर गोल में जाता है। इसको यहाँ हमने ज्यादा अच्छे समझाया, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी को
पृथ्वी के सापेक्ष इस नाड़ी वृत्त पे हमने गोलार्ध को काट दिया, आधा अलग ऊपर कर दिया, आधा नीचे। तो आप देख सकते हैं ये उत्तरायण होते हुए सूर्य दो हिस्सों में यहाँ पे रास्ता काट दिया हमने, समझाने के लिए, असल में कटा होता नहीं। अभी नाड़ी वृत्त पे हमने दो हिस्सों में कर दिया, तो नीचे वाला हिस्सा दक्षिण गोलार्ध है, ऊपर वाला उत्तर गोलार्ध है। अर्थात जब मीन कंप्लीट होती है तो मीन पूरा किस में आता है? दक्षिण गोलार्ध में, लेकिन मेष की शुरुआत उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे लिख दिया दक्षिण गोल जिसे हम याम्य गोल कहते हैं, उत्तर गोल को साम्य गोल कहते हैं। और इन गोलार्ध का बदलाव आता है इन्हीं इक्विनॉक्स पॉइंट पे, संपात बिंदुओं पे। ठीक, यहीं पे हम ये बता दें कि अयन कब बदलता है। अब जब ये सूर्य चलते 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 क्रांति जब मैक्सिमम हो जाती है तो वहां पे अब ये नीचे की तरफ उतरना शुरू होता है, तो इसी को कहते हैं दक्षिणायन। तो मैक्सिमम क्रांति होती है जब सबसे बड़ा दिन होता है, तो सूर्य मिथुन राशि पूर्ण करके अब किस राशि में जा रहा है? कर्क में। इस समय मैक्सिमम इसकी क्रांति है, ये जून के महीने में 22 जून के आसपास आता है, और तब ये उत्तरायण से दक्षिणायन शुरू होता है। इसी तरह से सूर्य वापस जब दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, अर्थात धनु राशि पूर्ण होती है, मकर की शुरुआत होती है, तब भी क्रांति मैक्सिमम होती है। अब रात सबसे ज्यादा बड़ी है और दिन छोटा है, तो यहाँ पे भी अयन बदलाव हो रहा है। यहाँ इस डायग्राम में हमने समझाने की कोशिश की है संपात बिंदु, जैसे ये एक तारा है, तारा से एक लंब डाला, इसी को सारांश कहते हैं इसकी ऊंचाई। ये एंगुलर मान ले लेते हैं, यहाँ संपात बिंदु से नापते हैं कि ये कितना कोण बना रहा है। तो इसी लंब तारे से जो हमने क्रांति वृत्त पे लंब डाला, उसी को सर या सारांश कहते हैं। और इसी लंब की जो दूरी होती है संपात बिंदु से, उसको ध्रुवांक कहते हैं। अर्थात ध्रुवांक आप मान लीजिए जैसे एक्स एक्सिस पे एक्स दूरी, और सर या सारांश को मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस पे इसकी ऊंचाई है। अब दूसरी लाइन का हम अर्थ बताने जा रहे हैं, सेकंड लाइन। त्रिभे च नविभि अयन संधि वैन भागे स्या। यहाँ पे एवं का मतलब है इसी प्रकार त्रिभि, त्रिभ तीसरा भाग या तीन राशियां, 30 की तीन राशियां मिलके 90 डिग्री हुआ। च मतलब और नवभे, नवा भाग या 9 राशियां 270 डिग्री, क्योंकि एक राशि का मान 30, 30 गुणे 9 तो 270 डिग्री। अयन संधि, अयन का मिलन या परिवर्तन, उत्तरायण से दक्षिणायन या दक्षिणायन से उत्तरायण। वैन भागस्या, यह भाग पहले भाग से जुड़ता है, उसी अयन भाग के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये शब्दों का अर्थ था। अब इसका एक साथ हम अर्थ बताने जा रहे हैं। अर्थात इसी प्रकार जब सूर्य 90 डिग्री अर्थात कर्क की शुरुआत या मिथुन का अंत इसे कहते हैं, और 270 डिग्री अर्थात मकर की शुरुआत या धनु का अंत कहते हैं, धनुआंत, मिथुनांत या धनुआंत, अर्थात 90 डिग्री और 270 डिग्री पर होता है जब सूर्य, तब आयन की संधि होती है। ये बिंदु ग्रीष्म संक्रांति, समर सोलेस्टाइस, अर्थात ग्रीष्म का वो दिन जब सबसे बड़ा दिन होता है, और शीत संक्रांति, विंटर सोलेस्टाइस, या जाड़े में वो दिन जो सबसे बड़ी रात होती है, यहाँ सूर्य अपनी अधिकतम उत्तरी या दक्षिणी क्रांति पे होता है, जिसका मान 24 डिग्री उत्तर या 24 डिग्री दक्षिण होता है, और अपनी दिशा, यहीं पर वो अपनी दिशा बदलता है, उत्तरायण या उत्तरायण से दक्षिणायन या दक्षिणायन से उत्तरायण। संपूर्ण श्लोक का सारांश, यह श्लोक खगोलीय वर्ष के 4 मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जो निर्णय पंचांग फिक्स्ड सरियरियल जूडियक प्रणाली के अनुसार है। पहला है गोल संधि, जीरो विषुव या वसंत विषुव तथा 180 डिग्री तुला या शरद विषुव। यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं और सूर्य गोलार्ध बदलता है। दूसरा पॉइंट, अयन संधि के बारे में दूसरी लाइन बताती है, यह संक्रांति बिंदु है जब 90 डिग्री कर्क जीरो राशि, कर्क 0 डिग्री पर मतलब कर्क की शुरुआत हो रही है, दक्षिणायन का यहाँ पे आरंभ होता है, भारत में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो जाता है। और सूर्य जब 270 डिग्री अर्थात मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, मकर 0 डिग्री पे है, तो उत्तरायण का आरंभ होता है, और उस समय भारत में शुभ कार्यों की शुरुआत का समय होता है। यहाँ सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर अधिकतम 24 डिग्री झुकाव पर होता है, और ऋतु में चरम पर गर्मी अत्यंत
या सर्दी अत्यंत होती है? 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है क्रांति, दूसरा क्रांतिवत, तीसरा गतिपात, चौथा है वैधृतिपात। तो क्रांति क्या होती है ये देख लीजिए। क्रांति, भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द है। इसे आधुनिक खगोल विज्ञान में क्रांति, डिक्लिनेशन या क्रांतिवत या इक्लिप्टिक के रूप में समझा जाता है। ऊपर हमने जो बात की है आपको बताया ही कि क्रांति क्या है। संपात बिंदु पे क्रांति 0 होती है और ये बढ़ते बढ़ते 24 डिग्री पहुंचती है जब आयन का परिवर्तन होता है। ठीक, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रांति की परिभाषा क्या है? क्रांति या डिक्लिनेशन वह कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस है जिसे किसी ग्रह, सूर्य या चंद्रमा द्वारा आकाशीय विषुवत रेखा, सेलेस्टियल इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण की ओर मापा जाता है। आकाशीय विषुवत रेखा या पृथ्वी की भूमध्य रेखा या आकाशीय प्रक्षेपण है। क्रांति का ज्योतिषीय महत्व क्या है? ज्योतिष में क्रांति का अध्ययन कई महत्वपूर्ण घटनाओं और भविष्यवाणी के लिए आवश्यक है। उत्तरायण और दक्षिणायन को भी ये बताता है। पहला, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य की क्रांति लगातार बदलती रहती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है कर्क संक्रांति तक, उसे उत्तरायण कहते हैं। जब वह दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है मकर संक्रांति तक, उसे दक्षिणायन कहते हैं। इन परिवर्तनों का धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्व है। दूसरा, विषुव या इक्विनॉक्सिस और संक्रांति, सोलेस्टाइस। जब सूर्य की क्रांति सूर्य होती है यानी वह आकाशीय विषुवत रेखा पर होता है, तब दिन और रात बराबर होते हैं। इन्हीं को वसंत संपात और शरद संपात कहते हैं। जब सूर्य की क्रांति अधिकतम उत्तर या दक्षिण होती है तब संक्रांति होती है। सबसे बड़ा दिन होता है तो रात सबसे ज्यादा छोटी होती है, और जब रात सबसे ज्यादा बड़ी होती है तो दिन सबसे छोटा। ग्रहों की स्थिति का निर्धारण, क्रांति का उपयोग ग्रहों की वास्तविक आकाशीय स्थिति, ध्रुवांक और सारांश के साथ मिलकर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में क्रांति यह बताती है कि कोई ग्रह आकाशीय विषुवत रेखा से कितना ऊपर या नीचे है, और यह पंचांग की सटीकता और फलित ज्योतिष दोनों के लिए एक मूलभूत खगोलीय माप है। क्रांति वृत्त क्या होता है? भारतीय ज्योतिष में क्रांति वृत्त एक मूलभूत खगोलीय अवधारणा है। यह वह महत्वपूर्ण मार्ग है जिस पर समस्त ज्योतिषी गणनाएं आधारित होती हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान में क्रांति वृत्त को इक्लिप्टिक कहा जाता है। क्रांति वृत्त की परिभाषा, क्रांति वृत्त वह आभासी मार्ग या एपरेंट पाथ है जिस पर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ष में यात्रा करता हुआ प्रतीत होता है। चूंकि भारतीय ज्योतिष पृथ्वी केंद्रित जियोसेंट्रिक प्रणाली का उपयोग करता है, इसलिए हम पृथ्वी से देखते हैं कि सूर्य एक निश्चित पथ पर आकाश में चल रहा है। यही मार्ग क्रांति वृत्त कहलाता है। व्यतिपात, भारतीय ज्योतिष में व्यतिपात एक महत्वपूर्ण और तकनीकी खगोलीय घटना है जिसे मुख्य रूप से दो संदर्भों में देखा जाता है। पहला है नित्य योग, या 27 नित्य योगों में से 17वां योग है व्यतिपात। दूसरा, खगोलीय घटना, एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना, यह सूर्य और चंद्रमा की विशेष सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। तो एक्चुअली में तो यह खगोलीय घटना है, सूर्य और चंद्रमा की विशेष सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है, पर उन स्थितियों में आके एक ये योग बनाता है जिसका मनुष्य पे असर पड़ता है। उसी को हम दैनिक नित्य योग कहते हैं। वो 27 होते हैं, उसमें ये 17वें नंबर पे आता है। तो अब इसकी खगोलीय परिभाषा क्या होती है वो आप देख लीजिए। व्यतिपात एक दुर्लभ खगोलीय स्थिति है जो यह बताती है कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से संरक्षित होती है। इसकी सटीक खगोलीय स्थिति यह है, क्या है? देशांतर योग। जब सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट देशांतर, ट्रू लॉन्गिट्यूड, शायन डी को कहते हैं सायन अंश। तो जब सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट देशांतर का कुल योग 180 डिग्री होता है। बी पार्ट क्या है? समान क्रांति या डिक्लिनेशन। इसके साथ ही दोनों की क्रांतियां भी समान होती हैं, लेकिन वे विपरीत आयन, एक उत्तरायण तो दूसरा दक्षिणायन, तथा एक ही गोलार्ध में होते हैं। दोनों उत्तरी होंगे या दोनों दक्षिणी होंगे। तो इतनी स्थितियां जब मिलती हैं तब ये खगोलीय घटना घटती है। देशांतर का योग 180 डिग्री या 6 राशि जिसे कहते हैं। मतलब दोनों ग्रहों सूर्य और चंद्रमा का जो देशांतर मान है उनको जोड़ने पे 180 डिग्री है। उनकी क्रांति समान होनी चाहिए। उनके आयन विपरीत होंगे और गोलार्ध एक होगा। तो चलिए ऐसी स्थिति हम यहाँ पे स्टडी करते हैं डायग्राम में। ये डायग्राम बना है, देखिए क्रांति वृत्त पे सूर्य चल रहा है, मून भी यहीं पे है क्योंकि सभी ग्रह हमारे इसी क्रांति वृत्त के आसपास है। तो आप देखें देशांतर क्या होता है। देशांतर
संपात बिंदु से दूरी होती है। ये मून लगभग 60 डिग्री पे है, और सूर्य देखा जाए तो यहाँ 90 पूर्ण हुआ, फिर 30 डिग्री और आगे तो 120 डिग्री पे है। तो मून का 60 और सूर्य का 120 दोनों को जोड़ दीजिए, 180 आ गया। तो देशांतर योग 60 धन 120 180। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, पूरी हो गई। दूसरा ये, चंद्र सूर्य यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक उत्तरायण होता है तो चंद्र उत्तरायण है, जबकि सूर्य दक्षिणायन है, समर सोलास्टाइस से आगे जा रहा है। तो एक चंद्र उत्तरायण है तो सूर्य दक्षिणायन है। दोनों उत्तरी गोलार्ध में देखिए, ये दोनों इक्विनॉक्स से ऊपर हैं तो दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में है, पर दोनों की जो अयन है वो अलग अलग है। चंद्रमा उत्तरायण है और सूर्य दक्षिणायन है। दोनों की क्रांति देखा जाए तो संपात बिंदु से दोनों ही ऊपर की तरफ एक ही ऊंचाई पे हैं, लगभग 16 डिग्री, क्योंकि 24 डिग्री होता है। तो एक राशि के पूर्ण होने पे 8 डिग्री, दूसरी राशि के पूर्ण होने पे 16 डिग्री, फिर तीसरी के पूर्ण होने पे 24 डिग्री। तो दूसरी राशि पूर्ण हो रही है यहाँ पे, तो 16 डिग्री मान लो। ठीक है, तो हमने ये समझा दिया, ये आपका व्यतिपात योग है, ऐसा देखने में आएगा। वैधृतिपात क्या होता है यहीं पे समझा दे रहे हैं, अगला उसी की टिप्पणी बतानी है, डायग्राम हम यहीं बता दे रहे हैं। इसमें देशांतर योग 150 220 300, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होती है वैधृति की, देशांतर योग 360 या 12 राशि के बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स 0 पॉइंट से कैलकुलेट करें तो सूर्य कहां पे है, 30 ऑटम सब इक्विनॉक्स या संपात बिंदु से 30 डिग्री पीछे। तो ये पॉइंट आ रहा है 5 राशि पूर्ण हो रही है यहाँ पे, तो 150 डिग्री आ रहा है। संपात बिंदु से 30 डिग्री पीछे, कौन सा, ऑटमनल इक्विनॉक्स से पहले। तो सूर्य का जो देशांतर मान है वो 150 है। फिर मून इस 180 वाले से 30 डिग्री आगे है, 210 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 150 धन 210 360, 12 राशि के बराबर। यही कंडीशन है किसकी, वैधृतिपात की, देशांतर योग 360। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों या तो दक्षिणायन होंगे या दोनों उत्तरायण होंगे। तो आप देख लें ये दोनों दक्षिणायन है, समर सोलस्टाइस से लेके विंटर सोलस्टाइस तक के बीच में है, जब सूर्य नीचे उतर रहा, तो दोनों दक्षिणायन है। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों का गोलार्ध अलग होना, विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पे सूर्य क्या है, उत्तरी गोल में है, और चंद्र क्या है, दक्षिणी गोल में है। तो चंद्र दक्षिणी, सूर्य उत्तरी गोलार्ध। दोनों की क्रांति देख लें, एक की क्रांति ऊपर है, दूसरे की नीचे। एक 30 डिग्री ऊपर है, दूसरा 30 डिग्री नीचे, अर्थात ऊपर 8 डिग्री और नीचे 8 डिग्री। तो दोनों की क्रांति कितनी है, 30 डिग्री। अब इस पूरे वैधृति व्यतिपात को तुलनात्मक अध्ययन यहां कर दे रहे हैं। व्यतिपात ऊपर, वैधृति नीचे। आयन, गोल और संक्रांति के आधार पर इनका निर्धारण होता है। तो अयन देखा जाए तो व्यतिपात का अयन विपरीत होता है पर वैधृति का समान होता है। गोल की बात करें तो व्यतिपात का गोल समान होता है पर उसका वैधृति का विपरीत होता है। क्रांति की बात करें तो दोनों की क्रांति समान होती है। अगर ये स्थितियां हैं चंद्रमा और सूर्य की, तो वो ये योग बना रहे हैं। तो याद रखें, व्यतिपात वैधृति अयन के रिस्पेक्ट में देखा है तो व्यतिपात का विपरीत अयन होते हैं पर वैधृति के समान। ज्योतिषी महत्व और प्रभाव, ज्योतिष शास्त्र में व्यतिपात योग को सामान्यतः अत्यंत अशुभ माना जाता है, इसे रुद्र का शासन माना जाता है, शुभ कार्यों के लिए वर्जित। पंचांग में इस योग की अवधि को सभी प्रकार के शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत प्रभाव, यदि किसी व्यक्ति का जन्म व्यतिपात योग में होता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता, चुनौतियां, स्वास्थ्य समस्याएं या वित्तीय कठिनाइयां आ सकती हैं, विशेषकर यदि कुंडली में अन्य हानिकारक ग्रहों का प्रभाव हो। ऐसे मामलों में शांति और पूजा की सलाह दी जाती है। तीसरा, आध्यात्मिक महत्व, अपवाद है ये। विरोधाभासी रूप से इस योग को आध्यात्मिक कार्यों जैसे कि जप, तप, दान, पूजा और श्राद्ध कर्म, पूर्वजों के लिए अनुष्ठान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके मतलब ये अपवाद है, ज्यादातर कार्य तो शुभ कार्य वर्जित हैं, अशुभ कार्य के लिए ये एकदम उपयुक्त है, पूर्वजों का अनुष्ठान कर सकते हैं।
इन सब कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान में किए गए इन कार्यों का फल कई गुना, कभी कभी 1 लाख गुना हो। तो इस जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं जो वर्जित है, जो शुभ कार्य का तो नष्ट करते हैं पर अशुभ कार्यों को कई गुना फल देते हैं, तो जब तब दान पूजा श्राद्ध कर्म इत्यादि आप कर सकते हैं। संक्षेप में व्यतिपात भारतीय ज्योतिष में एक शक्तिशाली यद्यपि सामान्यतः अशुभ योग है, जो सांसारिक गतिविधियों के लिए वर्जित है लेकिन गहन आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। दूसरा है जो द अर्थात चौथा प्रश्न है 10वें का, वो वैधृतिपात योग के बारे में बताया गया है। भारतीय ज्योतिष में वैधृति या वैधृतिपात योग व्यतिपात के समान ही एक महत्वपूर्ण और सामान्यतः अशुभ मानी जाने वाली खगोलीय घटना है। यह नित्य योग की श्रृंखला में 27वां और अंतिम योग है। नित्य योग में ये लास्ट का योग है। खगोलीय परिभाषा कैसे हम डिसाइड करेंगे? वैधृतिपात एक विशिष्ट खगोलीय स्थिति है जो है तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष पर स्थिति में संरेखित होते हैं। जैसे कि पहला देशांतर योग, जब सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट देशांतर का कुल योग 360 डिग्री या 12 राशि या वापस 0 डिग्री पे आ जाए, 360 को ही 0 होगा। सरल शब्दों में जब सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री पे होते हैं, अर्थात दोनों का देशांतर का योग करिए 360 आना चाहिए कुल मिला। दूसरी कंडीशन क्या है, जिसके अंदर 3 कंडीशन एक्चुअली बनती हैं कि इनकी क्रांति क्या होती है। इस स्थिति में भी व्यतिपात की तरह दोनों की क्रांतियां समान होती हैं लेकिन वे विपरीत आयन में होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, तो हम इसको पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि आयन और गोलार्ध कैसे होते हैं वैधृत्य और व्यतिपात के। तो दोनों की क्रांति, भाई वैधृत्य और व्यतिपात में ये बताया गया कि दोनों की क्रांति समान होती है। ये टेबल है। लेकिन जहां तक वैधृत्य की बात करें तो वैधृति में जो गोल है वो विपरीत होते हैं, वो जो आयन है वो समान होते हैं। यहां से याद कर लें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्योतिषीय महत्व और प्रभाव, वैधृति योग को भी सामान्यतः अशुभ श्रेणी में रखा गया और इसके प्रभाव व्यतिपात योग के समान ही है, शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। पंचांग में वैधृति योग की अवधि में भी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या किसी भी नए महत्वपूर्ण सांसारिक कार्य की शुरुआत करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य के सफल होने की संभावना कम होती है। व्यक्तिगत प्रभाव, इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में माना जाता है कि वे स्वभाव से थोड़े जिद्दी या क्रोधी हो सकते हैं, उन्हें जीवन में कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिक महत्व, व्यतिपात की तरह वैधृति योग भी श्राद्ध कर्म, दान पुण्य, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। संक्षेप में वैधृतिपात वह 27वां योग है जो पंचांग में अशुभ समय का संकेत देता है, लेकिन आध्यात्मिक और पितृ तर्पण से जुड़े कार्यों के लिए यह पवित्र समय माना जाता है। तो मित्रों, ये 10 प्रश्न आज कंप्लीट हुए और इस तरह से सिद्धांत ज्योतिर्गणित का 2024 का प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया। मित्रों, पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।